Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So guys, today we come up with the new unit and new topic. आज की क्लास में हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली यूनिट है, एज यू नो आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में इस यूनिट को इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो हमारे एनटीए यूजीसी नेट के अंदर भी इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ एक टॉपिक जो है वो लिए गए हैं और आज हम उस पर डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टॉपिक को डिटेल में। तो आपको पता है पर्सनैलिटी की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आता है, पर्सन की इमेज। हम किसी पर्सन को देखते हैं और एकदम से बोलते हैं कि वाओ इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो पर्सनैलिटी का मतलब हम एक आउटर एक्सपीरियंस से लेते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सब सीखेंगे कि पर्सनैलिटी होता क्या है। क्या पर्सनैलिटी सिर्फ हम एक आउटर एक्सपीरियंस के बारे में पर्सन को बोलेंगे या फिर ओनली आउटलुक नहीं, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी ऑल आर कम अंडर पर्सनैलिटी। उसके डेटर्मिनेंट्स, उसके थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास में बने रहिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मेरा मेन मोटिव यहाँ क्या होता है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट जो टॉपिक है उसको करवाना, ताकि आप लोगों को बार बार एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर स्किप ना करना पड़े। एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाए उस टॉपिक की। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और जो भी न्यू है चैनल पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो पर्सनैलिटी जो है, सबसे पहले पर्सनैलिटी जो वर्ड्स है वो आपका आया कहाँ से, उसकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए आपका जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो डिराइव हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक थ्रू। इट मीन्स पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके आउटलुक की बात नहीं करते, इसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स और वो क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है, एक पर्सन की आइडेंटिटी को यूनिक बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हर एक पर्सन जो है वो आपको सिमिलर नहीं मिलेगा। हर एक पर्सन दिखने में अलग होगा, उसका एक आउटर लुक अलग होगा, उसके बोलने का वे अलग होगा, उसके चलने का वे अलग होगा। तो ये क्या है, ये सब एक पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स है जो कि उस पर्सन को यूनिक बनाता है अनदर पर्सन से। तो पर्सनैलिटी जो वर्ड्स है वो भी सेम आपका ग्रीक वर्ड पर्सोना से मिला है, जिसका मतलब यही होता है कि टू स्पीक थ्रू, जिसके थ्रू आप बोलते हो, आप अपने आप को एक अलग वे से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपका जो है पर्सनैलिटी, ये सिग्निफाई करती है रोल जो कि एक पर्सन प्ले करेगा पब्लिक में। आप सोसाइटी में किस तरह से जो है रिएक्ट करते हो, किस तरह से रहते हो। हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी क्या होती है, यूनिक, पर्सनल एंड मेजर डेटर्मिनेंट्स होते हैं उसके बिहेवियर के, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन का बाहर का देखने का नजरिया नहीं होता, या मैं बोलूं वो कैसा दिखता है, सिर्फ इसे पर्सनैलिटी नहीं कहते। वो कैसा बिहेव करता है, उसकी कैसी इंटेलिजेंस है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना सोचता है, वो कैसे चलता है, हर एक चीज जो है वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ह्यूमन की जगह अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस तो आएगा ही आएगा, राइट, कि एक पर्सन जो है वो बाहर से दिखने में कैसा है, तो उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है और जो बिहेवियर है वो तो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद में आता है उसकी इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स। वो इनर अवेयर कितना है, वो अंदर से अवेयर कितना है कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, खुद के बारे में वो कितना अवेयर है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती है। और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स, बोथ इनर एंड आउटर। हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी जो है वो एक पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसमें हम जो है एक पर्सन के इनर ट्रेड्स के साथ उसके आउटर ट्रेड्स दोनों को कंबाइन करके मेजर करते हैं और फिर उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है।
अब हमारे जो है कोई बहुत सब सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और जब हम सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहां पर आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आती है। तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही हम उनको ये नहीं बोलते कि यस एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, उनके पास कितनी नॉलेज है, कितनी इंटेलिजेंस है, वो किस स्किल्स के साथ वहां पहुंचे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है। ओके, तो पर्सनैलिटी जो है इसके बारे में यहाँ पर कुछ एक डेफिनेशन दी है। एक फ्रेड ल्यूथन्स ने डेफिनेशन दी है कि पर्सनैलिटी इज हाउ पीपल अफेक्ट अदर एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्फ, कि किस तरह से जो पीपल है वो दूसरों को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है समझते हैं, अपने आप को देखते हैं। लाइक अगर मैं जो हूँ वो किसी से कैसे डील कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी से अच्छे से बात करती हूँ, अपनी नॉलेज उसके सामने रखती हूँ, तो सामने वाला पर्सन क्या होगा, मुझसे इन्फ्लुएंस होगा, वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो जो है मेरे से क्या होगा, अफेक्ट है एक पॉजिटिव मैनर्स में, तो वो मेरी पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो साथ ही साथ उस पर्सन का इनर और आउटर जितने भी मेजरेबल ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुण जिनको आप मेजर कर सकते हो, तो वो सारी आपकी किसमें आते हैं, पर्सनैलिटी का पार्ट बनते हैं। सिमिलरली एक मैकक्लेलांड जो है उन्होंने भी पर्सनैलिटी के बारे में बोला है कि ये एक मोस्ट एडिक्वेट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर का, जिसके अंदर उसके सारी की सारी डिटेल्स आती है, विच द साइंटिस्ट कैन प्रोवाइड एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, जो कि एक पर्सन जो है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर प्रोवाइड करता है। ओके, तो पर्सनैलिटी का मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि पर्सनैलिटी में क्या होगा, पर्सन के इनर आउटर सारे के सारे आउटलुक को देखा जाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, यूनिक होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब एक पर्सन कैसी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, वही हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, देन कल्चरल फैक्टर, देन फैमिली फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर। तो चलिए अब हम इन सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, हमारे जो पर्सन के जो है हेरिडिटी के रिगार्डिंग ट्रेट्स। अब हर एक पर्सन कैसा दिखता है, अब जैसे अगर मैं बोलूं कि कुछ पर्सन जो है वो दिखने में, हर एक पर्सन दिखने में अलग होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके हेरिडिटी पर। हेरिडिटी मतलब जब उसने जन्म लिया, तो हर एक जो पर्सन है उसके जो ट्रेट्स है वो अपने मदर एंड पेरेंट्स से मतलब मदर एंड फादर से मैच करते हैं ना, तो वो चीज भी अफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर उसको 3 हेड्स में स्टडी किया जाता है। सबसे पहला हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स जो कि डिटरमाइंड होते हैं एट कॉन्सेप्शन, मतलब जब पर्सन जन्म लेता है तो उस टाइम पर उसके जो फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल में ले सकते हो आप कि कोई पर्सन जो है वो छोटा होता है, मतलब हाइट में छोटा है, कोई पर्सन हाइट में बड़ा है, कोई पर्सन गोरा है, कोई पर्सन काला है, कोई मतलब अगर मैं बोलूँ कि किसी के हैंड्स में प्रॉब्लम हो, या कोई भी लाइक अगर पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके बच्चे को भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हेरिडिटी होती है कि उनको अपने जन्म से ही मिलती है। अब कहते हैं ना कि हमारे परिवार में अगर सारे लंबे लंबे हैं, लाइक अगर पेरेंट्स पापा की हाइट लंबी है, मम्मी की हाइट लंबी है, तो बच्चों की हाइट भी लंबी होगी, या सारे परिवार में जो है गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये सब किस चीज पर डिपेंड करती है, हेरिडिटी पर, कि पर्सन का जन्म होते ही जो है उसके मम्मी पापा के साथ उनके जो है ट्रेड्स मिलते हैं, गुण मिलते हैं। तो जो भी फिजिकल स्टेचर्स है, फेशियल अट्रैक्टिवनेस हो गया, टेम्पेरामेंट, मसल्स कंपोजिशन, रिफ्लेक्सेस, एनर्जी लेवल एंड बायोलॉजिकल रिदम, ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स जो होती है, ये क्या होती है, बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलती है, और इसी यही उनकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर माता पिता अगर सुंदर है तो बच्चे भी सुंदर होंगे, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, या माता पिता जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बच्चे अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी अफेक्ट होगी, है ना।
हमें जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा या हम जैसे हमें हेरिडेटरी जो ट्रेट्स मिलेंगे हम वैसे ही तो ट्रीट करेंगे ना, तो वो हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालेगा। तो हेरिडेटरी अप्रोच आर्ग्यू करती है कि जो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का, वो क्या होती है, उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है जीन्स का, जो कि उसके क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होता है। तो वही मतलब उनके पेरेंट्स से जो उसको बच्चे को जन्म होते ही मिलते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तो क्या था उसकी हेरिडिटी। उसके बाद में आता है उसका ब्रेन। अब सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या आता है, कंसंट्रेट ऑन द रोल दैट द ब्रेन प्ले इन पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी के अंदर एक दिमाग, हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड है, वो भी जो है वो क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द साइकोलॉजिस्ट आर अनेबल टू प्रूव एम्पिरिकली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। Preliminary result from the electrical stimulation of the brain research give an indication that a better understanding of human personality and behavior might come from the study of brain। इसका मतलब देखो इसने ये बोल रखा है कि ब्रेन जो है उसके बारे में, मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अच्छी तरह से तो सब कुछ नहीं डिफाइन कर पाए कि ब्रेन जो है वो किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन आप खुद सोचो, हमारे सोचने की पावर कैसी है, हम कितना कंसंट्रेट करते हैं चीजों पे, तो वही चीज तो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी ना। अगर हम जो है हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं तो ऑब्वियसली हम चीजों को एक्टिवली रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसी तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो और बहुत अच्छे से निखर के आती है। और आज के टाइम में तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्पेसिफिक कोर्सेज निकल रहे हैं कि लोग अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है इसका मतलब ना सिर्फ आपका आउटर एक्सपीरियंस, इवन आपके इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग यू हैव टू ग्रो, तो वो सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती है। तो इसमें ब्रेन जो है, अगर एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को समझना है तो उसका ब्रेन भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक में अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला, अंटिल रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट्स felt that certain biological function such as brain wave pattern, gastric and hormonal secretion and fluctuations in blood pressure and skin temperature were beyond conscious control। yes, इसका मतलब क्या है, देखो ये सारी आपके हेरिडिटरी से ही आते हैं, हेरिडिटरी फंक्शंस ही होते हैं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, आपकी स्किन का टेम्परेचर, कई बार कहते हैं ना किसी की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म रहती है, किसी की बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, किसी का बीपी नॉर्मल रहता है, किसी का बीपी हाई रहता है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट का मानना क्या है कि ये जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, इनवॉलंटरी फंक्शन जो कि हम नहीं करते, हमारी मर्जी से नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्शियसली कंट्रोल थ्रू बायोफीडबैक टेक्निक। तो इसके लिए एक टेक्निक लगाई गई जिसको बोलते हैं बायोफीडबैक टेक्निक, उसके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो बायोफीडबैक टेक्निक है इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सीखता है इंटरनल रिदम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी प्रोसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट आर फीडबैक फ्रॉम इक्विपमेंट दैट इज वायर्ड टू द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, देखो अब ये सारी चीजें आपके पर्सनैलिटी पर तो इफेक्ट डालेगी, लेकिन उनको हम लोग समझ नहीं सकते, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। उसके लिए एक बायोफीडबैक टेक्निक आती है जिसकी वायर हमारी बॉडी से अटैच की जाती है, और वो वायर जो है उसके थ्रू एक इंडिविजुअल ये पता कर लेता है कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं इंटरनल रिदम प्रोसेस को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो है वो पास आउट होते हैं, और उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो है हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से काम कर रही है, उसमें क्या स्किन का टेम्परेचर कैसा है कैसा नहीं, वो सब चीजों के लिए बायोफीडबैक टेक्निक को यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर यही आते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर जो कि आपके जन्म से ही होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। अब आप कैसे पैदा हो रहे हो उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, वो तो मतलब आपके पेरेंट्स के फीचर आप में आ रहे हैं, राइट। तो वो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। इसी तरह से फिजिकल फीचर्स जो है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर वही कि एक पर्सन दिखता कैसा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी, वो लंबा दिख रहा है कि एक पर्सन टॉल है या शॉर्ट है, मोटा है, पतला है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये सारे के सारे
एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, और ये क्या होते हैं, आपके हेरिडिटरी ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ। फिर आता है आपका कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर क्या कहता है, अब ये देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो कि हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, दैट इज कल्चरल फैक्टर। और कल्चरल फैक्टर में क्या आता है, वो कल्चर, ऐसा कल्चर इन विच वी आर रेज्ड, जिस कल्चर के अंदर हम लोग बड़े होते हैं, अर्ली कंडीशनिंग, norms prevailing within the family, friends, social groups and other miscellaneous experience that impact us। हमारे आसपास का environment, हमारी family, हमारे friends, हमारा social group, जो वहां पर नॉर्म्स, जो रूल्स हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो कि क्या है, एक वेल रेप्यूटेड फैमिली है, हम हर चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज को मान्यता देते हैं, तो हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो नेचर होगा, हमारी पर्सनैलिटी में भी वो सारी चीजें ही आएगी। और वहीं अगर हम एक जो है ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ का मतलब, या ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है, लाइक लड़ाई झगड़ा करना, ये वो, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी उसी तरह से अफेक्ट होगी। ठीक है ना। अब जो ये अगर हम बात करते हैं, जो टेररिस्ट बनते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, वो बेसिकली क्या है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके कल्चर का इफेक्ट पड़ा, जिस संगत में आप रहते हो। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, बच्चों के फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। कई बार फ्रेंड सर्कल की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो क्या है, एक पूरा कल्चरल जो है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर लार्जली डिटरमाइन करता है एटीट्यूड को किसकी तरफ, इंडिपेंडेंस, एग्रेशन, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड होस्ट ऑफ अदर ह्यूमन रिस्पॉन्स। इन सब चीजों को कल्चर हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कल्चरल फैक्टर में इतना ही है। आगे ये जो डेफिनेशन दिया है, ये जस्ट आप रीड कर लेना, नॉट सो नेसेसरी। ओके, फिर आता है फैमिली फैक्टर्स। यस, अब आता है हमारी फैमिली का फैक्टर्स कैसा है। मतलब कल्चर तो हमने बोल दिया, हमारे सोसाइटी हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, फैमिली का इन्वायरमेंट भी हो गया, लेकिन यहाँ पर बेसिकली पर्सन क्या सीखता है, वो अपनी फैमिली से सीखता है, और उसके बाद में अपने सोशल ग्रुप से सीखता है, जो भी वो सीखेगा। तो बेसिकली फैमिली जो है, अगर हम बात करें ओवरऑल होम इन्वायरमेंट जो कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इन एडिशन टू देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इज क्रिटिकल टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वही क्या है, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। अब जैसे कि कहते हैं ना, बच्चे का सबसे पहला स्कूल की जो है वो क्या होता है, उसका घर। वो जो भी सीखता है अपने घर से सीखता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें बाहर यूनिवर्सिटीज में, कहीं बाहर अच्छे कॉलेजेस में भेजा, तो उससे क्या होगा, हमारी पर्सनैलिटी एक बेटर, मतलब अगर हम अच्छे से उनकी सारे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी उसी तरह से ग्रो करेगी। और वहीं जो बच्चे गरीब होते हैं, जो स्कूल्स नहीं जा पाते, वो बेचारे फिर क्या होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें हमारी फैमिली भी का जो फैक्टर है, हमारी जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, वो भी अफेक्ट करता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। तो पेरेंट्स जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में, जो कि पर्सन की अर्ली डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेल, द प्रोसेस कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको हम 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फर्स्ट वन, identification can be viewed as the similarity of behavior including feelings and attitude between child and model। तो देखो, हम पहला जो प्रोसेस में देख सकते हैं कि जो चाइल्ड है और जो मॉडल मतलब उसके जो पेरेंट्स है, उसके लिए जो रोल मॉडल्स हैं, उनका बिहेवियर में सिमिलरिटी आएगी। क्योंकि अगर पेरेंट्स जैसे बिहेव करेंगे, बच्चे वैसे बिहेव करेंगे। बच्चा सीखता अपने पेरेंट्स से है। अगर पेरेंट्स जो है वो अच्छे से सबसे बिहेव करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही ट्रीट करेंगे और हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही ग्रो करेगी। सेकेंड वन हम देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैन बी लुक्ड एट एज द चाइल्ड मोटिव और डिजायर टू बी लाइक द मॉडल। बच्चे जो है
जैसे अपने मॉडल्स को देखेंगे वैसा वो बनना चाहेंगे। अगर हमारा, जैसे अब हर एक पर्सन का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो हमारा जो अगर रोल मॉडल अच्छा है तो हम वैसा बनना चाहेंगे, हम लाइफ में ग्रो करना चाहेंगे कि यस मुझे भी इनकी तरह अच्छा बनना है। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, हर कोई चाहता है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही बड़ा बनना है और उनके जैसे ही नाम कमाना है, उनके जैसा ही जो है एक अच्छा इंसान बनना है। तो वो क्या है, हमारा रोल मॉडल जो है वो भी अफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी पर। या हम इसको देख सकते हैं एज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड एक्चुअली टेक ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ द मॉडल, कि जब बच्चा जो है वो सारे के सारे जो मॉडल्स के एट्रीब्यूट है वो जब वो खुद से ले लेता है, तो हम वैसे भी इसको देख सकते हैं। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव से ही जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए। क्योंकि आपने देखा ये बच्चा जो भी करेगा वो क्या करेगा, अपने रोल मॉडल्स को देखकर करेगा। तो एक पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना है तो ये तीनों के तीनों स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अच्छे से अगर पेरेंट्स अच्छे होंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से गोल्स उनको बताएंगे क्या करना है, तो बच्चा उन्हीं के सारे एट्रीब्यूट्स को गेन करेगा। ठीक है ना। तो ये थी हमारे फैमिली फैक्टर्स, जो कि मतलब हमारा परिवार जो है, जो कि हमारे परिवार की वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा कहलाता है फैमिली फैक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, दैट इज योर सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सोशल फैक्टर में क्या आएगा, हमारा सोसाइटी, हमारी सोसाइटी या जो भी मैं बोलूँ, जो भी जहां भी आप जाते हो, हमारा पूरा एनवायरमेंट, कल्चर, वो सब आपका सोशल फैक्टर का पार्ट बनता है। देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन गिवन टू द रोल टू द अदर रेलेवेंट पर्सन ग्रुप्स एंड स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन जो है उसका ग्रुप्स, उसके वो कहाँ पर काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको हम बोल देते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा फ्रॉम द इनॉर्मसली वाइड रेंज ऑफ बिहेवियरल पोटेंशियलिटीज, कि जो भी बिहेवियर आसपास में जो उसके सामने हो रहा है वो सारे उनको वो अक्वायर करने की कोशिश करेगा, उनको गेन करने की कोशिश करेगा जो भी उसके सामने होगा, और फिर उसी तरह से जो है वो डील करेगा, उसी तरह से वो ट्रीट करेगा। तो मतलब सोशलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि आसपास की चीजों को देखकर उन्हीं चीजों को गेन करना, उन्हीं चीजों को एक्वायर करना। तो ये जो सोशलाइजेशन है ये शुरू हो जाता है किससे, इनिशियल कांटेक्ट बिटवीन अ मदर एंड हर न्यू इन्फेंट। सोशलाइजेशन शुरू कहाँ से हो जाता है, जैसे ही एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही वो अपनी मदर के कांटेक्ट में आता है, तभी से सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा तभी से अपनी मदर को देखता है और वहां से ही वो जो है उनकी गेन करना शुरू कर देता है, उनकी हैबिट्स, उनको देखना, चलना सीखना। आपने कभी सोचा बच्चों को कैसे पता लगता है कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रोना है, वो सब हमारे इन्वायरमेंट से ही तो पता लगता है ना। फिर जैसे ही फिर उसके बाद में अदर मेंबर जो है वो उसके इमीडिएट फैमिली के वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, लाइक फादर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। फिर सोसाइटी के ग्रुप में आते हैं, स्कूल फ्रेंड बनते हैं, देन ग्रुप वर्क के मेंबर्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे हर एक पर्सन जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोशलाइजेशन हम कह सकते हैं एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि किस तरह से एक एम्प्लॉई जो है वो आज की ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेव कर रहा है उसके पीछे का क्या रीजन है। तो उस सब में सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय उसी तरह से बिहेव करेगा जिस जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोशल कल्चर में वो रहा होगा वही सेम। तो ये हमारे जो है क्या है, फैक्टर, सोशल फैक्टर मतलब हमारी सोसाइटी का फैक्टर। फिर आता है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर क्या होता है कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी उसकी सिचुएशंस की वजह से भी अफेक्ट होती है, उसका सिचुएशन किस सिचुएशन में वो डील कर रहा है। तो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो फिर भी हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, लाइक नॉलेज, स्किल एंड लैंग्वेज आर ऑब्वियसली एक्वायर्ड एंड रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। कि ऑब्वियस ही बात है
कि एक पर्सन की जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो उसने एक्वायर की, वो उसके बिहेवियर को मॉडिफाई तो करेगी। उसके भी अब लाइक अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर चेंज होगा। हम जो है किसी और वे से समझेंगे। पुराने जो लोग जैसे बातें करते थे लाइक बच्चों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को बाहर नहीं निकाला, हमारी थिंकिंग ग्रो अप हो चुकी, हमें वो चीज हम उस तरह से नहीं सोचेंगे। तो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज होती रहेगी। अगर हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग चेंज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या, उनकी पर्सनैलिटी उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी अफेक्ट होती रहती है। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जब वो स्टेबल रहती है और कंसिस्टेंट रहती है तो वो अलग अलग सिचुएशन में चेंज भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। जैसे मैंने अभी बोला हमारे पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, डिमांड है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो उन्हें भी उस जमाने, हमारे आज के जमाने के साथ चेंज होना पड़ रहा है। तो ये क्या है, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। इसको हम बोलेंगे सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे कुछ एक 5 फैक्टर्स जिनके बारे में हमने जो है अभी बात की। तो देखिए दोबारा से एक बार, बायोलॉजिकल फैक्टर जिसके अंदर हम हेरिडिटरी की बात करते हैं, कल्चरल फैक्टर मतलब हमारे आसपास का सोसाइटी, कल्चर, कॉम्पिटिटर, ये सारी चीजें आपके कल्चरल फैक्टर में आ जाती है। फैमिली में हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल में हमारी सोसाइटी, वर्क ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आते हैं। और सिचुएशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाउ वी डील, हाउ वी चेंज, तो वो सब हमारे सिचुएशनल फैक्टर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे सामने पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की, जो हमारी पर्सनैलिटी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या होती है। तो देखिए अगर हम बात करें वैसे पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 7 टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें आता है आपका लॉकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम, मॉनिटरिंग, पॉजिटिव नेगेटिव अफेक्ट, रिस्क टेकिंग एंड टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। तो ध्यान से सुनिए इन 7 के 7 पॉइंट्स को कि पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है। फर्स्ट वन आता है लॉकस ऑफ कंट्रोल। तो लॉकस ऑफ कंट्रोल देखिए क्या है, द डिग्री टू विच इंडिविजुअल परसीव कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन बीइंग इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड लॉकस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले लॉकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है किस लेवल तक जो है कंट्रोल लेकर आता है किसी भी सिचुएशन पर, वो चाहे इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मतलब किसी भी सिचुएशन पर अगर उसे कंट्रोल करना है, कोई उसके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो किस हद तक वो उस पर कंट्रोल कर सकता है, उसे बोलते हैं लॉकस ऑफ कंट्रोल। तो लॉकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है रेंज ऑफ बिलीफ दैट इंडिविजुअल होल्ड इन टर्म ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सेल्फ और कंट्रोल्ड बाय अदर और द सिचुएशंस। कि मतलब एक इंडिविजुअल जो है किस तरह से अगर किसी सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल करना है या दूसरों पर कंट्रोल करना है, किसी सिचुएशन पर कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करेगा, उसको हम बोलते हैं लॉकस ऑफ कंट्रोल। तो पर्सनैलिटी जो है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि लॉकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, एक पर्सन के पास वो किस तरह से चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ऑब्वियस है अगर एक पर्सन जो है वो अच्छे से चीजों को हैंडल कर लेता है, अच्छे से चीजों को कंट्रोल कर लेता है, तो इट मीन्स उसका लॉकस ऑफ कंट्रोल क्या है, हाई है। इट मीन्स हाई पर्सनैलिटी जो है उस पर्सन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि बिलीव अबाउट वन आउन एबिलिटी टू डील विद इवेंट एंड चैलेंज। कि मतलब ये खुद पे भरोसा होना कि खुद में कितनी एबिलिटी है कि कोई भी चैलेंजेस या कोई भी इवेंट्स होगा तो आप किस तरह से उसको डील करोगे, उसे बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। मतलब खुद की एबिलिटी देखना कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी चैलेंजेस को कैसे आप डील कर सकते हो, कैसे उसको फेस कर सकते हो, वो कहलाता है आपका सेल्फ एफिशिएंसी। अगर किसी भी इंडिविजुअल में हाई सेल्फ एफिशिएंसी होगी, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। कॉन्फिडेंस हाई होगा तो वो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, हाई लेवल पर होगी, क्योंकि वो चीजों को इजिली टैकल कर पाएगा, इजिली चैलेंजेस को फेस कर पाएगा और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको पूरा भी कर पाएगा। तो इसीलिए इसने बोल रखा है कि अगर हाई सेल्फ एफिशिएंसी है उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा किसी को अपनी जॉब रिलेटेड एबिलिटीज पर, और उससे फिर सक्सेस जो है वो क्या करेगी, लोगों में सक्सेस आएगी, इंडिविजुअल्स में सक्सेस आएगी। और अगर प्रीवियस सिचुएशन में सक्सेस आती है तो ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और भी ज्यादा सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना।
तो सेल्फ एफिशिएंसी मीन्स किसी एक पर्सन की एबिलिटी कि वो किसी चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। फिर आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल की सेल्फ वर्थ कितनी है, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे ये वर्क आता है और ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्क के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरी वर्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा सेल्फ एस्टीम जो है वो ज्यादा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा सेल्फ एस्टीम हाई होगा तो उससे क्या है, मेरे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। और वहीं अगर सेल्फ एस्टीम कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि खुद को नेगेटिव वे में देखना। हमेशा हम ये सोचते रहेंगे पता नहीं दूसरा पर्सन क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, हम खुद को थोड़ा डीमोटिवेट कर देंगे, तो वो होते हैं आपकी लो सेल्फ एस्टीम। तो अगर एक पर्सन के पास हाई सेल्फ एस्टीम होगा, इट मीन्स उसकी वर्थ, उससे खुद को पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं कितना कैपेबल हूँ, तो इट मीन्स उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो ज्यादा होगी, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हाई रहेगी, अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, क्योंकि ही न्यू द वैल्यू ऑफ आउन सेल्फ। ओके, उसके बाद में आता है सेल्फ मॉनिटरिंग। अब सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है, देखिए ये होता है द एक्सटेंट टू विच पीपल बेस देयर बिहेवियर ऑन क्यूज फ्रॉम अदर पीपल एंड सिचुएशन इज सेल्फ मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है, किस लेवल तक एक पीपल जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, वो अपने बिहेवियर जो है या उनको क्या करता है, मतलब मॉनिटर करता है दूसरे लोगों की सिचुएशंस को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर वो अपने बिहेवियर को कितना मॉनिटर कर पाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। मतलब अगर आप दूसरे लोगों को देखते हो, आपको कोई चीज उनकी अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अपने आप को कितना मॉनिटर कर पा रहे हो, वो आपके सेल्फ मॉनिटरिंग होगी। किसी भी अगर इंडिविजुअल के अंदर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग है, इसका मतलब क्या है, वो पे अटेंशन टू व्हाट बिहेवियर इज अप्रोप्रिएट इन सर्टेन सिचुएशन बाय वॉचिंग अदर एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर सेल्फ मॉनिटरिंग हाई है, इसका मतलब उस पर्सन को पता है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। उसे नहीं भी पता तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को देखेगा, अच्छे से चेक करेगा कि इस सिचुएशन में इस पर्सन ने ऐसे डील किया, तो वो उसी तरह से अपने आप को बिहेव करने की कोशिश करेगा। और वही मतलब मॉनिटरिंग का मतलब आपको पता है, खुद को चेक करते रहना। लाइक अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, देन मैं देखूंगी कि दूसरा पर्सन इस कमी को इस टाइम पर कैसे डील कर रहा है, फिर मैं उसे कॉपी करूंगी कि यस हाँ मेरे में ये कमी है, तो मैं इसको ऐसे रिमूव कर सकती हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास हाई सेल्फ मॉनिटरिंग होगा। और वहीं अगर मैं लो सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करूंगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि prefer that their behavior reflect their attitude and are not as flexible in adapting behavior। तो यहाँ पर अगर लो सेल्फ मॉनिटरिंग है, इट मीन्स एक पर्सन जो है वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पर वो क्या होगा, उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग लो होगी, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी वीक पड़ जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। फिर आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसा है पॉजिटिव सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन के टाइम पर। अगर एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स वो पॉजिटिव वे से देखेगा चीजों को, तो वो इजिली चीजें कर पाएगा और उसकी पर्सनैलिटी हमेशा अच्छी रहेगी, एक हाई पर्सनैलिटी वाला बंदा रहेगा। और वहीं अगर उसका परसेप्शन नेगेटिव में जाता है, तो इट मीन्स उसमें क्या है, लो पर्सनैलिटी का पर्सन वो रहेगा। ठीक है, फिर आता है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है। तो देखिए, individual is aggressively involved in chronic struggle to achieve more and more in less and less time, and if required to do so against the opposite efforts at other things or other person। इसका मतलब क्या है कि टाइप ए पर्सनैलिटी वाले पर्सन कैसे होते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही हर चीज को जल्दबाजी में करना चाहते हैं, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे पर्सन होते हैं, इवन बहुत सारे आज के टाइम में तो पेशेंस नाम की चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बस जल्दी से जल्दी कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा लें, पर भाई ऐसा नहीं होता। पकी पकाई रोटी कहीं नहीं मिलती, हमें मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम हमें चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर जो पर्सन जो लेस टाइम में ज्यादा चाहते हैं, और तो उसे बोलते हैं कि वो क्या है, टाइप ए पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं। और वहीं अगर हम टाइप 2 वाले बात करें, तो वो क्या है, रियरली हैरिड बाय द डिजायर टू ऑब्टेन ए विल्डली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थिंग्स और पार्टिसिपेट इन एन एंडलेस ग्रोइंग सीरीज ऑफ इवेंट इन एन एवर डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम। कि अब वो लोग टाइप ए वाले तो हर चीज
कोशिश करना चाहते हैं, वो लोग तैयार होते हैं, लेकिन टाइप बी वाले वो जो है वो चीजों में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, अपने आप को ग्रो ही नहीं करना चाहते। तो ये जो पर्सन होंगे ये आपके टाइप बी के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। आपको पता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर हम इस पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में बात करें तो आपका थ्योरीज ही रहेगा, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको जस्ट टॉपिक समझना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और इतना नहीं होगा डीप में, लेकिन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज आती है हमारी। फर्स्ट वन साइको एनालिटिक थ्योरी, देन टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी। ये 4 तरह की थ्योरीज जो है वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, तो वो क्या होती है, देखिए साइको एनालिटिक थ्योरी आपके सबसे पहले तो ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने। ये जो थ्योरी के प्रोपाउंडर हमारे सिगमंड फ्रॉइड है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला कि एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, वो उसके 3 इंटरेक्शंस का रिजल्ट होता है, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ माइंड होती है और उनका रिजल्ट निकलकर ह्यूमन के बिहेवियर में आता है। तो वो 3 स्टेट कौन कौन सी है, आपने ये गाइस पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगी इसमें सिर्फ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इसका मतलब क्या है कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसमें सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन के बिहेवियर जो है उसको रिजल्ट बताया है कि वो जो है 3 माइंड के 3 पार्ट्स का इंटरेक्शन होता है, और ये 3 पार्ट्स आपके क्या क्या है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। और जो ये थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्या बोला जाता है, फ्रॉइड स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी इसको कहा जाता है, जो कि इसका क्या है, अनदर नेम है। और ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, रोल ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करने के लिए जो हमारे माइंड के अनकॉन्शियसनेस स्टेट होती है और जो कॉन्शियस स्टेट है, उन सब का रोल इंपॉर्टेंट मिक्सचर होकर हमारा जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी बनता है। तो देखिए अब ये क्या होती है, सबसे पहले आती है आईडी, फिर आती है ईगो, सुपर ईगो एंड देन आती है ईगो। तो देखो आईडी जो होती है वो आपके माइंड का कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आपको पता है ना, जहां पर आप जो है सोचते समझते नहीं हो, जिसको हम कहते हैं बच्चे का दिमाग। बच्चा कुछ सोच के समझ के कुछ नहीं करता, उसे नहीं पता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बस उसे जो चीज उसने देख ली उसे वो चीज चाहिए। तो आईडी होती है आपके अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और जो फिर आती है आपके सुपर ईगो, जो कि आपकी क्या होती है, कॉन्शियस माइंड की सिचुएशन, जहां पर आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो आपका कहलाता है कॉन्शियस माइंड की सिचुएशन। एंड ईगो क्या होती है, जो कि इन दोनों के बीच में ही लटकी रहती है बेचारी, आप कह सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो आपकी आती है ईगो। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। आईडी, आईडी क्या कहता है, सबसे पहले द मोस्ट प्रिमिटिव जो है 3 स्ट्रक्चर जो कि कंसर्न करता है किससे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स एंड अर्ग। कोई भी चीज की जरूरत हुई तो वो अभी की अभी सेटिस्फाई करनी है, ये बोलता है आपका आईडी। इसमें मतलब फ्रॉइड ने ये बोला कि एक ह्यूमन का माइंड जो है हर टाइम पर सेम नहीं रहता, कई बार वो बच्चों की तरह ट्रीट करता है। कई बार हमें क्या होता है, कोई चीज हमने देख ली तो हमें ये होता है कि हमें ये चीज अभी चाहिए तो चाहिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन जो है वो ऑपरेट करता है बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर, वो नहीं सोचता क्या सही क्या गलत, मुझे तो ये चीज चाहिए मीन्स चाहिए। तो ये कहते हैं आपकी आईडी स्टेट। आईडी में जैसे कि अगर आपने देखा, इफ योर आईडी वॉक्ड पास्ट अ स्ट्रेंजर ईटिंग आइसक्रीम, इट वुड मस्ट लाइकली दैट टेक द आइसक्रीम फॉर इटसेल्फ। अगर आपने किसी पर्सन को आइसक्रीम खाते हुए देखा, किसी स्ट्रेंजर को, जैसे एक छोटा बच्चा करता है, तो देखते ही उसे क्या होता है, मम्मा मुझे वो चीज चाहिए। इट मीन्स वहां पर उसे उसी टाइम वो चीज चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो वो रोएगा। तो यही हमारा क्या होता है, आईडी माइंड होता है, जहां पर हम कोई भी चीज देख लेते हैं तो हमें वो चीज उसी टाइम चाहिए होती है। उसे हम बोलेंगे कि उस टाइम पर वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा,
उस टाइम उस पर्सन का माइंड आईडी स्टेट पर होगा, उसे नहीं पता कि वो चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, फिर आती है आपकी सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो किससे कंसर्न होगी, सोशल रूल्स एंड मोरल्स, जहां पर आप ये देखोगे क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं। यहाँ पर हम बिल्कुल एक बड़े, मतलब कहते हैं ना, बड़े समझदार इंसान की तरह डील करते हैं। हमें कोई चीज बोला करनी है तो पहले हम सोचेंगे क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या मुझे ये करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए, उसे बोलेंगे सुपर ईगो। तो ये सिमिलर होगा व्हाट मैनी पीपल कॉल देयर कॉन्शियस कॉन्साइंस और देयर मोरल कंपास, कि हमारा माइंड यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे लिए क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। तो यहाँ पर ये कब डेवलप होगी, जब चाइल्ड लर्न व्हाट देयर कल्चर कंसिडर राइट और रॉन्ग। यहाँ पर जब बच्चा ये देखता है, सीखता है कि उसका कल्चर क्या कहता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर कोई वो किसी को चोरी करते हुए देखेगा तो यहाँ पर उसका माइंड काम करेगा कि यस ये काम नहीं करना, ये तो गलत है। तो यहाँ पर उसके कौन सी स्टेट ऑफ माइंड काम कर रही है, यहाँ पर उसकी सुपर ईगो काम कर रही है। ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल देखिए सेम। If your super ego walked past the same stranger, it would not take their ice cream because it would now know that would be rude. अब पहले जब उसने एक पर्सन को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो वो उसकी आइसक्रीम लेना चाहता था कि मुझे भी वो आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसने अगर देखा किसी पर्सन को जाते हुए, उसकी सुपर ईगो काम कर रही है तो वो उसकी आइसक्रीम नहीं छीनेगा, बिकॉज उसे पता है कि ये चीज क्या होगी, गलत होगी। However, if both your ID and super ego were involved and your ID was strong enough to override your super ego concern, you would still take the ice cream, but afterward you would most likely feel guilt, the shame over your action. अब यहाँ एक बात ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया आईडी में क्या है कि आप जो है जो भी आपका मन करेगा आप उसी टाइम इंस्टेंट एक्शन करोगे। सुपर ईगो में आप सोचोगे सही है या गलत है। अब जरूरी नहीं है एक पर्सन के एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ माइंड रहे, एक टाइम पर दो स्टेट ऑफ माइंड भी रह सकती है। मीन्स उसी टाइम मेरी आईडी भी वर्क कर रही हो और उसी टाइम मेरी सुपर ईगो भी वर्क कर रही हो। अब मेरी आईडी तो ये कहती है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, इंस्टेंट आइसक्रीम चाहिए। मेरी सुपर ईगो कहती है ना बेटा ना, आइसक्रीम अभी नहीं लेनी, अगर उसकी छीनोगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ये। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीजें काम कर रही है। अब अगर मेरी आईडी मेरी सुपर ईगो से स्ट्रांग होगी, मतलब मुझे वो चीज इतनी ज्यादा पसंद है कि मुझे वो इतनी ज्यादा चाहिए, मुझे पता है वो गलत है उससे छीनना, पर इतना ज्यादा मन है कि मैंने फिर भी उससे छीन के खा ली। तो इस टाइम पर मेरी आईडी ने तो काम किया, मेरी आईडी ने कहा था कि मुझे वो चीज चाहिए चाहिए, तो वो मुझे मिल गई और उसने काम किया। बट वहीं मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा कि मैंने गलत किया, एंड देन आई फील सॉरी फॉर दैट, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेट ऑफ माइंड भी एक साथ काम कर सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ माइंड के अंदर पर्सन एक ही टाइम पर रहे। ओके, अब उसके बाद में आएगी आपकी ईगो। आईडी सुपर ईगो तो हो गई, अब हम ईगो की बात करते हैं। अब ईगो क्या कहता है, ईगो इज द रैशनल प्रैग्मेटिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इट इज लेस प्रिमिटिव देन द आईडी एंड इज पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस। ये होती है मिडवे, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर कुछ पार्ट तो आपका कॉन्शियस रहता है, कुछ पार्ट अनकॉन्शियस रहता है। मतलब ये एक रैशनल होती है जहां हम सोच समझ के करते हैं, हम एक बीच में कहते हैं ना, बीच में नैया में फंसे रहना, ना इधर ना उधर। अब मतलब एक मन करेगा कि हाँ चाहिए, एक मन करेगा नहीं गलत है, तो हम बीच में फंसे रहेंगे। तो ये पार्टली कॉन्शियस और पार्टली अनकॉन्शियस वाली स्टेट होती है। यहाँ पर फ्रूड ने क्या कंसीडर किया है, टू बी सेल्फ एंड इट्स जॉब इज टू बैलेंस बनाना डिमांड ऑफ आईडी एंड सुपर ईगो इन द प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिटी। यहाँ पर हम जो है बैलेंस बनाकर चलते हैं उन दोनों के बीच में। हमारी डिमांड जो हमारी आईडी कहती है कि मुझे इसी टाइम चाहिए, और हमारी जो सुपर ईगो कहती है नहीं गलत है, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलता है। और इसका एग्जाम्पल अब ध्यान से समझना, वही एग्जाम्पल को रिपीट करेंगे आइसक्रीम वाले को ही। If you walked past the stranger with ice cream one more time, your ego would mediate the conflict between your ID कि I want that ice cream right now and super ego it's wrong to take someone else ice cream and decide to go buy your own ice cream। अब देखो क्या हुआ,
आईडी मेरी कहती थी अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए, सुपर ईगो ने बोला दूसरों की आइसक्रीम छीनना गलत बात है। तो अब यहाँ पर ईगो बीच में आई, उसने बोला ठीक है आइसक्रीम चाहिए, सुपर ईगो कहती है उसकी छीनना गलत है ना, तो हम खुद की खरीद लेते हैं। तो यहाँ क्या किया उसने, बीच का रास्ता निकाला आईडी और सुपर ईगो के बीच में। तो ईगो एक ऐसी स्टेट होती है जहां बेसिकली हम लोग काम करते हैं, मतलब हम लोगों को पता है कैसे एक रियल लाइफ में उसको डील करना है। तो हमने क्या किया, ठीक है उसकी आइसक्रीम नहीं लेनी और हमें आइसक्रीम भी चाहिए, तो हम जाएंगे और आइसक्रीम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है हमें 10 मिनट ज्यादा लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो चीज क्या है, सही होगी। तो ये थी हमारी जो फ्रॉइड ने बताया आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। जैसे कि अब यहाँ आईडी क्या बोलती है, मुझे अभी के अभी, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मुझे ये काम अभी के अभी करना है। सुपर ईगो ने बोला इट इज नॉट राइट टू डू दैट, ये सही नहीं है करना। लेकिन ईगो ने बोला मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, हो सकता है हम कॉम्प्रोमाइज कर सके, हम दोनों के बीच का रास्ता निकालें, राइट। तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरी जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें कहती है एक पर्सन का, एक ह्यूमन का माइंड जो है तीन तरह से, तीन स्टेट ऑफ माइंड में काम करता है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो में। आईडी कहती है जो चीज हमें इंस्टेंट चाहिए, एंड सुपर ईगो कहती है जो राइट और रॉन्ग है, और जो ईगो है वो दोनों तीनों के बीच में मीडिएट लेकर आती है। ठीक है, आईडी आपकी अनकॉन्शियस होती है और सुपर ईगो आपकी कॉन्शियस होती है, जबकि ईगो आपका बीच का मीडिएट होता है, कॉन्शियस प्लस पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस। अब उसके बाद में हमारी नेक्स्ट आती है थ्योरी, दैट इज कॉल्ड योर सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। इससे पहले गाइस अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, देखिए सबसे पहले तो सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी asserts that individual and society are interlinked। नाम से पता लग रहा है ना, सोशियो एंड साइकोलॉजिकल, सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड साइकोलॉजिकल मतलब इंडिविजुअल, ये दोनों इंटरलिंक्ड होती है, सोशल और सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मीट द नीड ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी हेल्प्स हिम टू अटेन हिज गोल, कि इंडिविजुअल तो हेल्प करता है सोसाइटी की उसके गोल्स को अचीव करने में, और सोसाइटी हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं, और इन दोनों के इंटरेक्शन से ही जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सोशल, जिसमें आपके फैमिली, रिलीजन्स, वेल्थ, सोसाइटी, एंड साइकोलॉजिकल में आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ, एक्शन, ये आएंगे और ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका क्या, सोशियो साइकोलॉजी। अब इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये दिया किसने, प्रोपाउंड किसने किया, यहाँ पर किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ पर है एडलर, हॉर्ने, फोरमैन एंड सुलिवन। ये जो है 4 पर्सन जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस थ्योरी को हम नियो फ्रॉइडियन थ्योरी भी कहते हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका अनदर नेम क्या होगा, नियो फ्रॉइडियन थ्योरी, क्योंकि ये जो फ्रॉइड की थ्योरी थी ना, अभी हमने जो पढ़ी साइको एनालिटिकल थ्योरी, उससे अलग है, इसीलिए ये नियो फ्रॉइडियन थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है, सोशल वेरिएबल्स, ये सोशल वेरिएबल्स को कंसीडर करती है, ना कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट्स जो होंगे एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, वो कौन से होंगे, आपके सोशल वेरिएबल्स होंगे, ना कि आपकी पर्सनैलिटी वाले वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोटिवेशन, मोटिवेशन यहाँ पर कॉन्शियस होगा। मोटिवेशन कॉन्शियस का मतलब क्या है, यहाँ इंडिविजुअल को पता है कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, और किस तरह का बिहेवियर करने की उसको रिक्वायरमेंट है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। मीन्स यहाँ पर जो है एक इंडिविजुअल सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, तो उस टाइम पर वो देखेगा, उसको पता है कि मुझे अगर ये चीज पूरी करनी है तो मुझे सोसाइटी में कैसे डील करना होगा, सोसाइटी में कैसे रहना होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है सोसाइटी में उसे रन करना है, सक्सेस कट करनी है, तो वो क्या करेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर वो
इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी के साथ लिंक करके चलेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी। वहीं अगर वो उसके अपोजिट जाकर जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बनाते तो फिर क्या होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा सोसाइटी से, है ना। तो ये चीजें जो है उसकी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन जो है वो क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर थ्योरिस्ट का मानना क्या है कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जस्ट अ मिनट, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन जो है सोशल सोसाइटी का कॉम्बिनेशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ सिर्फ आप अपनी अपनी चीजें नहीं देखोगे, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिलीफ नहीं देखोगे, यहाँ पर आप सोसाइटी को भी देखोगे, सोसाइटी के फैमिली में जो है, रिलीजन्स जो है, उन सबको देखकर चलोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी कहलाती है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद में आपकी आएगी ट्रेट थ्योरी, देन सेल्फ थ्योरी एंड देन टाइप थ्योरी, और उसके बाद में भी आपकी कुछ एक थ्योरी है। तो ये हम जो है नेक्स्ट हमारी क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना इनफ है, तो अभी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइज ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ, बाय बाय।